नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां हम बात करने वाले हैं 22 जुलाई 2026 की समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए समसामयिक घटनाओं को चालू करते हैं और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं क्या हैं। ये आपके करंट अफेयर्स की बुक जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों सेक्शंस को कवर करती है, 6 महीने की बुक है, आपके मार्केट में अवेलेबल है। इसको जरूर पढ़िए, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। और आज की पहली खबर ले रहे हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से, और इसमें 72वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसी से संबंधित है। इसमें रामनामी पर बनी सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उसको पुरस्कार मिल गया है। तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं, क्यों चर्चा में है। तो छत्तीसगढ़ के जो रामनामी समुदाय की संस्कृति है, जो आध्यात्मिक परंपरा और राम भक्ति पर आधारित रामनामी डॉक्यूमेंट्री बनी थी इसके ऊपर, जो कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो कि रजत कमल पुरस्कार से जिससे सम्मानित किया जाता है, से सम्मानित की गई है, ये याद रखिएगा। तो रामनामी एक समुदाय है जो जांजगीर चांपा के आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी विशेषता है कि ये राम को अपना सर्वस्व मानते हैं और अपने शरीर पे राम का नाम गुदवाते हैं, और पूरे शरीर पर और कपड़े पर इनके राम का नाम गुदा रहता है। इनके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देंगे आपको। देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, तो रामनामी पर ही बनी है, तो रामनामी इस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया है। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें रजत कमल पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए दिया जाता है वो इसको प्रदान किया गया है। जिसके निर्देशक आप देखें तो भरत बाला गणपति हैं। और किस विषय पर बनी थी, तो छत्तीसगढ़ के रामनामी समुदाय की अनूठी राम भक्ति, संस्कृति एवं शरीर पर राम नाम गुदवाने की परंपरा पर यह फिल्म बनाई गई थी। और इसका महत्व देखें तो यह सम्मान छत्तीसगढ़ की समृद्धि, संस्कृति, विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम इनकी विशेषता देखें रामनामी समुदाय की, तो देखें कि राम नाम का जो गोदना है वे पूरे शरीर पर बनाए हुए रहते हैं। इनके मंदिर एवं मूर्ति पूजा नहीं करते ये लोग, केवल रामनामी ओढ़नी धारण करते हैं। आप देखेंगे एक यहाँ पे मैंने आपको इमेज दिखाया, ये इस प्रकार की ओढ़नी रहती है जिसमें पूरा राम नाम गुदा हुआ रहता है। आगे देखें, अहिंसा और समानता में ये विश्वास रखते हैं, मोर पंख का मुकुट धारण करते हैं और प्रकृति के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। निराकार राम की उपासना करते हैं और अभिवादन में राम राम कहते हैं एक दूसरे को। जैसे हम और आप मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, वैसे इसी प्रकार ये लोग जो है वो राम राम कहते हैं एक दूसरे को। अगर हम पुरस्कार की जानकारी देखें तो 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था 2026 और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में प्रदान किया गया, जिसमें रजत कमल पुरस्कार दिया गया और डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम था रामनामी। इसके जो निदेशक है मैंने आपको बताया भरत बाला गणपति हैं, और इसका निर्माण बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका जो मुख्य गीत है वो कैलाश खेर के द्वारा गाया गया है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगर हम गोदना के प्रकार देखें जो कि रामनामी संप्रदाय के लोग गुदवाते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक को बोला जाता है शिरोमणि गोदना, जो केवल माथे पर राम नाम लिखाते हैं, उनको हम शिरोमणि कहते हैं। ऐसे लोग जो पूरे शरीर पर नाम गुदवाते हैं उसको सर्वांग रामनामी कहा जाता है। और नखशिख रामनामी, जो नाखून से सिर तक, पैर के नाखून से सिर तक राम नाम लिखवा के रखते हैं, उनको हम नखशिख रामनामी कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका विभाजन है और गोदना का प्रकार है। रामनामी समुदाय के बारे में देखें तो ये मुख्य रूप से जांजगीर चांपा, रायपुर के आसपास के मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाई जाने वाली ये जाति है। और इनकी स्थापना जो है, रामनामी समुदाय की स्थापना 1890 के दशक में की गई थी और इसके प्रवर्तक थे संत परशुराम भारद्वाज जी। इनका मुख्य संदेश है जो मानव शरीर है वो ही मंदिर के समान है, ये इनका मुख्य संदेश है और ये राम के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की अनूठी परंपरा है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर एक मिशन चल रहा है, मिशन गोल्ड स्पाइस। इसमें काला डोंग हल्दी से वैश्विक पहचान हमको मिलने वाली है। इसकी लॉन्च की तिथि थी 21 जुलाई 2026 को ये मिशन लॉन्च किया गया और नई दिल्ली के मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च करने के लिए हम नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य काला डोंग हल्दी के उत्पादन, ब्रीडिंग, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना है। अगर हम विशेषता देखें तो ये मेघालय की जीआई टैग प्राप्त लाकाडोंग हल्दी से संबंधित परियोजना है, जिसमें लगभग 175.45 करोड़ रुपए की यह परियोजना है जो 25 से 30 तक लागू की जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा जो लाकाडोंग हल्दी है उसको वैश्विक प्रीमियर ब्रांड के रूप में पहचान के लिए मजबूती मिलेगी। तो ये याद रखिएगा कि किस हल्दी की बात कर रहे हैं, तो लाकाडोंग हल्दी की हम बात कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से मेघालय की जीआई टैग प्राप्त जो वस्तु है वो है हल्दी।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला न्यूज़ देख रहे हैं, चिंता आंदोलन काफ़ी चर्चा में है, ये भी समझ लेते हैं क्या है। जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वहाँ से विस्थापित आदिवासी परिवार जो थे वो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए 15 दिन तक चिता सत्याग्रह, मतलब प्रतीकात्मक रूप से चिताओं पर लेटकर इस प्रकार से विरोध कर रहे थे और 19 जुलाई को पुलिस प्रशासन द्वारा इसे समाप्त करवाया गया। आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो चिता बनाकर लेटी हुई हैं, इसलिए इसको चिता आंदोलन कहा जा रहा है। इसका मुख्य कारण था कि भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उसके तहत बनने वाले जो बांध हैं उसके दौरान इनको विस्थापित किया गया था, इस गांव को विस्थापित किया गया था। और जिन परिवारों को विस्थापित किया गया क्योंकि वो आवास से वंचित हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने, और अपने जल जंगल जमीन से इनका अति प्रेम है, तो इसलिए ये जो है चिंता आंदोलन चलाया गया है। अगर हम प्रभावित लोग देखें कि कहाँ के थे, तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र पड़ता है उसके लगभग 21 से 22 गाँव के 7000 से अधिक गोंड और कोल आदिवासी परिवार जो है वो उसके डूब क्षेत्र के कारण बेघर हो गए हैं और इसलिए इन्होंने चिंता आंदोलन चालू किया है। आंदोलन की अगर हम प्रमुख मांग की बात करें तो जमीन के बदले जमीन प्रति प्रभावित परिवार को 3 एकड़ कृषि भूमि दी जाए, ऐसी इनकी मांग है। दूसरी मांग है इनकी कि उचित मुआवजा आर्थिक सहायता को 12.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाए। और चिंता आंदोलन में पेशा कानून जो है, पेशा एक्ट 1996 और वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 को सही तरीके से लागू करने की मांग सबसे प्रमुख कानूनी हथियार इनके लिए बनी हुई है। तो याद रखिएगा कि चिंता आंदोलन कहाँ चलाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में बुंदेलखंड का एरिया है, वहां पर ये चलाया जा रहा है। और किस जनजाति के द्वारा चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा आपके गोंड और कोल जनजाति के द्वारा ये चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। अगली न्यूज देखते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर भारत का पहला रिकवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट की तिथि थी जुलाई 2026 और ये प्रोजेक्ट स्थल है नॉर्वे की जो कंपनी है टिडाल सेल AS के साथ ये जो प्रोजेक्ट है वो चालू किया गया है। इसकी क्षमता 500 किलोवाट की है और इस समझौते के तहत भारत के पहले रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के लिए समझौता या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह संयंत्र बिना किसी बड़े बांध के निर्माण के सीधे नदी के बहते पानी से बिजली बनाता है। कुछ इस प्रकार की इसमें टरबाइंस लगी होती हैं जो कि अंदर घूमती हैं और इससे इसके घूमने से बिजली पैदा होती है। अगर हम साझेदारी देखें तो भारत और नॉर्वे जो है वो ग्रीन पार्टनरशिप के तहत अरुणाचल प्रदेश के सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज और नॉर्वे की टिडाल सेल AS के बीच ये समझौता हुआ है। और इस परियोजना का अगर लाभ देखें तो बिना बांध के बिजली बनाने की ये परियोजना है। इससे बड़े सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या बांधों की जरूरत नहीं होती है। सिंपली आप जमीन के अंदर या नदी के अंदर इस प्रकार की मशीनरी लगाते हैं और इससे बिजली का उत्पादन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में लगाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं, भेल ने विकसित किया भारत का पहला स्वदेशी 1200 kV UHVAC ट्रांसफार्मर। क्यों है चर्चा में, एक बार समझते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं, ने अपने भोपाल मध्य प्रदेश संयंत्र में पूरी तरह स्वदेश तकनीक से भारत का पहला 1200 kV अल्ट्रा हाई वोल्टेज AC UHVAC ट्रांसफार्मर विकसित किया है। और इसके जो विकास करता है वो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और कहाँ पर, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। इसकी विशेषता है कि यह भारत का पहला 1200 kV ट्रांसफार्मर है जिसकी क्षमता 333 MVA। याद रखिएगा महत्व की, ये लंबी दूरी तक न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ बिजली का कुशल पारेषण कर सकता है, भेज सकता है बिजली को। और इस उपलब्धि के लिए हमको याद रखेंगे कि भारत जो है वो 12,000 kV ट्रांसफार्मर तकनीक विकसित करने वाला चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो कि UHVAC टेक्निक को यूज कर रहा है। अगर हम भेल के बारे में थोड़ा सा समझें तो भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है, जहां पर अगर हम बात करें प्रशासनिक मंत्रालय तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और इसका कार्य है विद्युत उत्पादन, पारेषण, परिवहन, रक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भारी इंजीनियरिंग एवं विद्युत उपकरणों का निर्माण ये करता है। तो ये इस बार जो है नया ट्रांसफार्मर जो हमारे लिए बना है, स्वदेशी निर्मित 1200 kV UHVAC ट्रांसफार्मर, इसका निर्माण कर रहा है, याद रखिएगा। अगला न्यूज़ देख रहे हैं, भारत में डेंगू के पहले वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी मिल गई है।
डेंगू नियंत्रण की दिशा में भारत का ऐतिहासिक कदम है। अगर हम देखें, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने टाडेका फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो जापान की कंपनी है, कि क्विडेंगा वैक्सीन को भारत में विपणन की मंजूरी दी है। यह भारत में डेंगू के विरुद्ध स्वीकृत पहला वैक्सीन है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्विडेंगा। अगर हम इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करें तो वैक्सीन का नाम है क्विडेंगा और इसकी निर्माणकर्ता जो कंपनी है वो है टाडेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसकी अनुमति दी गई है DCGI के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये 4 से 60 वर्ष तक के आयु सीमा के लोगों के लिए ये डोज बनाई गई है, जिसमें 2 डोज हैं। दोनों डोज के बीच 3 माह के अंतर होना चाहिए। 3 माह के अंतर में ये लगाई जाएगी दोनों डोज जो है, और इससे डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप के विरुद्ध सुरक्षा हमको मिल पाएगी। ठीक है, तो ये 4 आपको चारों सीरोटाइप का नाम दिख रहा होगा, DENV1, DENV2, DENV3 और 4। और भारत में उत्पादन की बात करें तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के सहयोग से इसका उत्पादन किया जाएगा और वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 5 करोड़ डोज प्रति वर्ष रहेगी। अगर हम डेंगू को एक नज़र में समझें तो इसका रोग कारक होता है डेंगू वायरस, और रोग फैलाने वाला जो मच्छर है वो एडिस इजिप्टी होता है। इसके काटने के समय मुख्यतः दिन के समय ये जो है मच्छर वो व्यक्ति को काटता है, और इसके कारण तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर पर जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट्स में कमी, त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे प्रमुख लक्षण हमको दिखाई देते हैं, जिससे हमको पता चल पाता है कि डेंगू रोग हुआ है। और इसको हम किस प्रकार से इससे बचाव कर सकते हैं, अगर देखें तो हम साफ पानी जमा, कहीं पर भी पानी के जमा होने से हमको बचना चाहिए, और पूरी बाह का कपड़ा पहनना चाहिए, स्पेशली बारिश के मौसम में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और ये स्थिति बहुत जल्दी बनती है, तो पूरी बाह का कपड़ा पहनना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और मच्छररोधी उपाय जो है वो अपनाने चाहिए, और समय समय पर टीकाकरण कराते रहना चाहिए ताकि इस डेंगू से बचा जा सके। यह वैक्सीन क्या विशेष है ये देख लेते हैं। तो क्विडेंगा भारत में डेंगू के विरुद्ध स्वीकृत पहली वैक्सीन है। यह लाइव अटेंड्यूट वैक्सीन है। यह डेंगू के चारों सीरोटाइप के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, और भारत में इसका उत्पादन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड करेगी, तो ये याद रखिएगा। क्विडेंगा जो है ये टाडेगा जापान की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला DCGI स्वीकृत डेंगू वैक्सीन है, जो कि 4 से 60 वर्ष आयु के लिए 2 डोज 3 माह के अंतराल में चारों डेंगू सीरोटाइप के विरुद्ध काम कर पाएगी। तो ये नाम याद रखिएगा क्विडेंगा का, ताकि हमको आने वाले एग्जाम में ध्यान रहे। एक नज़र में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु के 25 वर्षीय VS रतनवेल, ये जुलाई 2026 में भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, रतनवेल VS। ये 99th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वहीं अगली न्यूज़ लेते हैं तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, योगदान के लिए ये प्रदान किया गया है। आप याद रखिएगा अजीत डोभाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया जिसको हम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 कह रहे हैं। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य में समान नागरिक संहिता, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, और उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है जिसमें इस कानून को मंजूरी दी गई है। तो ये आप याद रखिएगा। ये हमारे 6 महीने के करंट अफेयर्स की पुस्तक जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें आपके लिए प्रीमियर आधार परिवार जो है वो लेकर आते रहता है, तो इससे जरूर तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।